हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय का इतिहास का अध्ययन स्टार्ट किए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अंग्रेज भारत में आते हैं वो लगभग 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं और लगभग 150 साल तक इनका जो मकसद रहता है वो भारत में केवल व्यापारिक मामलों में ही हस्तक्षेप रहता है। लेकिन धीरे धीरे इनका जो हस्तक्षेप होता है वो भारत के राजनीतिक मामलों में भी होने लगता है और इसी का नतीजा होता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज जो होते हैं सबसे पहली बार भारत के एक क्षेत्र बंगाल को जीतते हैं, जिसमें मुख्य योगदान जो होता है अंग्रेज़ों की ओर से वो रॉबर्ट क्लाइव को होता है और यहीं से शुरुआत होती है गवर्नर बनने की। तो इस प्रकार जो सबसे पहले अधिकार करते हैं बंगाल वाले क्षेत्र पे, तो उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। उसके बाद बंगाल के गवर्नर से उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल, चूँकि और 2 क्षेत्र जीते जाते हैं जैसे मद्रास और बम्बई, और इन दोनों को उसके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है और इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आपका भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय, भारत के वायसराय के बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल और सबसे अंत में स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये स्टार्टिंग से क्या इसका क्रम था ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। बंगाल का गवर्नर 1757 प्लासी की लड़ाई खत्म होने के बाद बनते हैं, जो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनते हैं और वो बनने वाले होते हैं आपके सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद भारत का वायसराय जो 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद 1858 के अधिनियम के तहत आपके बनाए जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर बन के आते हैं वो आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन कुछ समय बाद विरोध होने, ये जो बनते हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनते हैं और उसके बाद सबसे अंत में बनते हैं स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल, जिनका नाम होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये सब हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। बंगाल के गवर्नर जिसमें मुख्य रूप से आपका रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, कर्टियर, वेडलस्ट, ये सब जितने भी आते हैं सभी को क्रम से और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो सब हम लोग बता चुके हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसमें मुख्य रूप से वारेन हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, सोर, वेलेजली, बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लॉर्ड हेस्टिंग्स और उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनका क्रम याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या इनके आने का क्रम रहा, साथ ही साथ इनके क्या टाइम पीरियड रहा, यानी कि किस समय में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनते हैं ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनते हैं और सबसे पहले जो बन के आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वो होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85, इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, तो बंगाल के गवर्नर थे। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर होंगे उसके आगे आने वाले बंगाल के पहले गवर्नर में आपके वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये क्रम आपका चलेगा, जैसे बंगाल के गवर्नर जो अंतिम होंगे वो आगे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए, इस प्रकार आगे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वो आगे भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85, उसके बाद मैकफर्सन छोटे से समय के लिए 1785 से 86, कॉर्नवालिस 1786 से 93 एवं पुनः 1805 ईस्वी में भारत आते हैं। उसके बाद आपको क्रम से तोड़ के इसको खंड में बांट लेना है और उसके बाद ही याद करना है। 2-2, 3-3 का ग्रुप बना के आराम से याद कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं कि इकट्ठा 1 से 10 तक लगातार पढ़ लिए, आपको कभी याद नहीं होगा वैसे।
तो सबसे पहले तोड़ के वारेन हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, उसके बाद कर्नवालिस 1772 से 85, 85 से 86, 86 से 93 एवं 1805 में कर्नवालिस पुनः आते हैं। उसके बाद ये 3 का खंड सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेजली और सर जॉर्ज बार्लो। तो पूरा नाम आपको नहीं याद रख के बस इसका मेन नाम याद रखना है, सोर वेलेजली बार्लो। क्या? सोर वेलेजली बार्लो 1793 से 98, 1798 से 1805, 1805 से 1807, सोर वेलेजली बार्लो। चलिए स्टार्टिंग से, वारेन हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कर्नवालिस, हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कर्नवालिस, उसके बाद सोर वेलेजली बार्लो। उसके बाद अगला आते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी आएंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, हेस्टिंग्स 1813 से 23, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। और सबसे अंत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं वो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग आगे जाके बंगाल के नहीं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बन के आएंगे। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए बंगाल के गवर्नर जनरल का, हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कर्नवालिस, सोर वेलेजली बार्लो, उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट और सबसे अंत में जो आएंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन के आएंगे। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल का क्रम और साथ ही इनका जो डेट है, किस किस कार्यकाल में रहें, भारत में गवर्नर जो बन के रहें, वो इनका क्या टाइम पीरियड रहा वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग हेस्टिंग्स ये सब का कार्यकाल पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। तो क्या रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स का कहानी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा 1813 से 23, 1813 से 23। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर बन के आते हैं एज अ गवर्नर जनरल। सबसे पहले काम जो ये करते हैं, ये मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग करते हैं। मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग, इसका क्या अर्थ हुआ जो हम समझाते हैं। इससे पहले आप एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सर जॉन सोर। उसमें आपको याद होगा कि सर जॉन सोर ने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। सर जॉन सोर जो थे एक बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति के थे। आपको ध्यान होगा कि जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए अंग्रेज और मैसूर के बीच, जो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 एवं 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ध्यान दीजिए कि 1790 से 92 में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद 1790 से 92 ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल रहा। इसके बाद जो चौथा होता है वो 1799 में होता है। तो बाकी जो 93 से 98 तक का जो सब टाइम पीरियड रहा वो किसका रहा? तो सर जॉन सोर का। और ये सर जॉन सोर ने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति, अर्थात इन्होंने उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया था, अर्थात उसके प्रति, मैसूर के प्रति कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़े थे। इसलिए सर जॉन सोर को मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए याद किया जाता है। लेकिन जैसे ही सर जॉन सोर के बाद ये आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, ये मैसूर वाले क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए क्या करते हैं? मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग करते हैं, यानी कि मैसूर के मामले में ये अपना टांग अड़ा देते हैं। कौन? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किसने किया था? तो सर जॉन सोर ने। लेकिन इसका त्याग किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की ही एक घटना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की एक घटना है जिसका नाम होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों और नेपाल के बीच 1814 से 16 के बीच में एक युद्ध होता है जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतः यह जो युद्ध होता है वो एक सीमा विवाद को लेकर होता है। बुटावल नामक एक क्षेत्र था और इसी पर अधिकार को लेकर अंग्रेज और नेपाल के बीच एक युद्ध होता है। बाकी 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत यह युद्ध खत्म कर दिया जाता है। तो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और नेपाल के बीच। इस संधि के तहत जो कुमायूं, गढ़वाल, ये सब वाला जो क्षेत्र था, ये और काफ़ी सारे जो हिल स्टेशन थे वो अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं सुगौली की संधि के तहत।
एवं जो गोरखा होते हैं, जो एक तरह से सैन्य शक्ति के रूप में उभरे थे, जो सैनिक थे, गोरखा सैनिक के रूप में उभरे थे, ये अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। कब? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की तरफ से। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16। इस युद्ध को किस लिए हुआ था? तो बुटावल वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। और बाद में एक संधि जिसे सुगौली या कहीं कहीं संगौली की संधि भी दिया जाता है, तो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी अंग्रेज और गोरखा के बीच, अर्थात अंग्रेज और नेपाल के बीच। और इसमें कई सारे हिल स्टेशन जो है, कई सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं, एवं जो गोरखा होते हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ से सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं, और यही आगे जाके 1857 की क्रांति में आपका भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही एक और महत्वपूर्ण काम, पिंडारियों के दमन का श्रेय, यानी कि जो महाराष्ट्र वाले इलाके में जो पिंडारी होते थे, ये पिंडारी मुख्यतः लूटपाट के उद्देश्य से किसी भी व्यापारी को या किसी भी जाति पाति ये नहीं देखते थे, किसी को भी लूट लेते थे। तो ये जो पिंडारियों के दमन का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को ही जाता है। पिंडारियों के मुख्य नेता के रूप में अगर आए तो ये वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान आते हैं। पिंडारियों के मुख्य नेता के रूप में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान आते हैं। ये सबसे पहले अंग्रेज़ों के जो क्षेत्र थे, अंग्रेज़ों के कुछ मुख्य क्षेत्र पर जाकर आक्रमण कर देते हैं, और बदले में अंग्रेज पिंडारियों को बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं। वासिल मोहम्मद आत्महत्या कर लेते हैं। चीतू खान ये अंग्रेज़ों की तरफ से मिल जाते हैं, और जो करीम खान है ये शेर इन्हें मारकर खा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पिंडारियों का दमन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। इसके अलावा जो मराठा शक्ति का जो अंत होता है वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में भी होता है। ये मराठे वाले वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। इसके अलावा प्रेस पर जो लगे प्रतिबंध था उसको समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नए नियम बनाते हैं। तो ये जो काम होता है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही होता है। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को ये समाप्त कर देते हैं, और समाप्त करने के बाद प्रेस के मार्गदर्शन के लिए एक नया नियम कानून लाते हैं। तो ये कौन लाते हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। इसके अलावा 1822 का एक घटना याद रखना है। 1822 का एक एक्ट आता है अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था टेनेंसी या काश्तकारी अधिनियम। 1822 का काश्तकारी या टेनेंसी एक्ट, ये मुख्यतः किसानों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो 1822 का जो काश्तकारी अधिनियम था ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आता है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से इतना सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या क्या? मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, सुगौली की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद पिंडारियों के दमन का श्रेय, मराठा शक्ति का अंत, और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर नए नियम, इसके मार्गदर्शन के नए नियम, और साथ ही 1822 का टेनेंसी या काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। तो ये काफ़ी सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं वो होते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका जो कार्यकाल रहता है 1823 से 1828, 1823 से 1828 लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके समय की घटना है 1824 में बैरकपुर नामक क्षेत्र पर एक सैन्य विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह मुख्यतः जो अंग्रेजों के जो सेना थे उसमें कुछ भारतीय टुकड़े भी मौजूद थे, और इन्हें युद्ध करने के लिए बर्मा यानी कि म्यांमार भेजा जा रहा था। बस इसी को लेकर जो भारतीय सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की यह मान्यता थी कि जो भी सैनिक होते थे वो समुद्र पार कर किसी भी क्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ सकते थे। इसी को लेकर अंग्रेज इनका काफ़ी दमन करते हैं और लगभग गोली से लगभग सभी को उड़ा देते हैं, ऐसा मान्यता है। तो बस ध्यान रखना 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह चूँकि किस लिए होता है, तो जो भारतीय सैनिक होते हैं वो बर्मा जाने से इनकार कर देते हैं, चूँकि ये समुद्र पार कर अपनी जाति को भ्रष्ट नहीं करना चाहता है और समुद्र को काफ़ी ये पवित्र मानते हैं, इसीलिए। तो 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह आपका लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, इसी के समय में ही पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तो यहाँ भी बर्मा से रिलेटेड है और यहाँ भी बर्मा से रिलेटेड है, तो ये एमहर्स्ट
ध्यान रखना है। तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में होता है। किस कारण होता है? तो जो अंग्रेज होते हैं वो अपना ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण ये लड़ते हैं, अर्थात बर्मा पर भी अपना अधिकार जमाना ये चाहते हैं, और इसी को लेकर आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और इसमें 1825 ईस्वी में ये ब्रिटिश सेना जो है बर्मा को परास्त कर देते हैं, और 1826 ईस्वी में यांडबू की एक संधि होती है। यांडबू की संधि अंग्रेज और बर्मा के बीच होती है, और इसमें काफ़ी सारे क्षेत्र बर्मा को देने पड़ जाते हैं, और लगभग अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण हो जाता है वो बर्मा पर भी हो जाता है। तो ये एमहर्स्ट से इतना पॉइंट, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, इसके बाद पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, और साथ ही ये जो संधि होती है यांडबू की संधि 1826 में अंग्रेज और बर्मा के बीच, ये भी याद रखना है। तो मुख्यतः इतना सारा जो पॉइंट है। इसके बाद सबसे अंत में जो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो होते हैं ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के गवर्नर जनरल। ये भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। हम लोग बंगाल का गवर्नर पढ़ चुके हैं, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल। तो क्या रहा उनका आने का क्रम, वो हम पहले जान लेते हैं। तो भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कौन बनते हैं? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं। इससे पहले ये क्या थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमाता है कि बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसको भी तोड़ तोड़ के 3-3 का ग्रुप बना के ध्यान रख सकते हैं, 3-3 या 4 का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35, मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, उसके बाद ऑकलैंड 1836 से 42। तो सबसे पहले बेंटिंक, उसके बाद मेटकॉफ, उसके बाद ऑकलैंड। बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड। बेंटिंक, मेटकॉफ, ऑकलैंड 1828 से 35, 35 से 36 और 36 से 42। उसके बाद लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, डलहौजी, कैनिंग। हार्डिंग प्रथम, डलहौजी, कैनिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 और कैनिंग 1856 से 62। तो इनका ये जो टाइम पीरियड है और किस प्रकार गवर्नर जनरल का भारत आने का क्रम रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना याद रख लीजिए, तो आपको काफ़ी आसानी होगा याद करने में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, ऑकलैंड 36 से 42, एलन बरो 1842 से 44, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 44 से 48, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। तो ये आपका भारत के गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड है। इसके बाद हम जो अगले वीडियो में वो सबसे पहले जो बताएंगे, चूँकि इससे पहले आपका जितने भी बंदोबस्त आते हैं भू राजस्व से रिलेटेड, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, ये सब जितने भी हैं, इसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के पहले का विद्रोह, कुछ बाद का विद्रोह, सबसे पहले हम अगले वीडियो से उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल को स्टार्ट कर देंगे, चूँकि काफ़ी सारे पॉइंट उससे लिंक हो जाएंगे। तो जब वो पहले आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको आसानी होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले